टपकेश्वर मंदिर पर पुल का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया उद्घाटन और महंत भरत गिरी ने मंत्री का जताया आभार। कोटद्वार कैंप कार्यालय में बाईपास प्रभावितों की समस्याओं पर बैठक, प्रभावितों ने रखा मुआवजा न मिलने का मुद्दा, ऋतु खंडूरी ने मुआवजे का दिया आश्वासन। नई जीएसटी दरों को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की प्रतिक्रिया, पीएम मोदी का जताया आभार, कहा यह ऐतिहासिक कदम। टिहरी में नशा मुक्ति को लेकर एनसीओआरडी की बैठक, रिजॉर्ट होमस्टे चेकिंग के डीएम ने दिए निर्देश, विद्यालयों के पास तंबाकू बिक्री पर सख्ती। और हरिद्वार में नवरात्रियों पर हुड़दंगियों पर कार्रवाई, एसएसपी के निर्देश पर चला अभियान, 21 हुड़दंगी के काटे गए चालान। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने टपकेश्वर मंदिर में रिकॉर्ड समय के भीतर तैयार किए गए नवनिर्मित पुल का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर मंदिर के महंत भरत गिरी महाराज ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का आभार व्यक्त किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और निर्माण एजेंसी को मात्र 3 दिन के भीतर गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करने के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि पुल निर्माण से श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कोटद्वार कैंप कार्यालय में अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग 119 के कारण प्रभावित हो रहे घरों, जमीनों और पट्टाधारी भूमिहीन लोगों को उनकी समस्याएं सर्वसम्मत समाधान निकालना था। इस अवसर पर प्रभावितों ने उचित मुआवजा न मिलने की समस्या रखी। आपको बता दें कि ये बाईपास साल 2022 में प्रस्तावित हुआ था, लेकिन उचित मुआवजा न मिलने से स्थानीय लोग हताश थे। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग बनने के कोटद्वार के विकास को नई गति मिलेगी। विकास कार्य होना आवश्यक है, लेकिन इसके साथ ही क्षेत्रवासियों की पीड़ा और अधिकारों की रक्षा करना भी उतना ही जरूरी है। मैं क्षेत्रवासियों को आश्वस्त करती हूं कि मानकों के दायरे में रहते हुए उन्हें उचित मुआवजा दिलाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा और उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा। आज जो हमारा बाईपास बन रहा है कोटद्वार का एनएचएआई के माध्यम से, उसमें जो आपत्तियां हैं, जो दिक्कतें आम जनता को वहां पर आ रही है, जिनकी जमीन अधिकृत होने जा रही है, उनके साथ हमने अपने एक अफसरों की टीम एडीएम साहब और एसडीएम साहब को बैठकर उनसे बातचीत की है और ये प्रयास किया। और एनएचआई के भी कुछ यहाँ पर अफसर पहुंचे थे और प्रयास ये है कि जो भी उनकी समस्याएं, जो उनका कष्ट है, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम किस तरह से सॉर्ट आउट कर पाए। एक अच्छी बैठक आज हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह का कॉम्पनसेशन, जिस तरह की चीजें हमारी जनता चाह रही है, उसको हम कर पाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है और अगली बैठक जल्द होगी, जिस पर ये देखा जाएगा कि हम जो आज की बैठक हुई उस पर हम किस तरह से आगे बढ़े हैं। धन्यवाद। और आगे बढ़ेंगे जहां पर आपको बता दें कि जीएसटी की नई दरों को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, आपको बता दें जीएसटी दरों में की गई कटौती को लेकर पीएम मोदी का आभार जताया। ये एक ऐतिहासिक कदम है, महेंद्र भट्ट ने कहा। जीएसटी दरों में कमी से हर वर्ग को मिली बड़ी राहत। बीजेपी उपभोक्ताओं तक पहुंचकर कर रही है कार्य। कांग्रेस ने हमेशा किया जीएसटी का विरोध। जीएसटी को लेकर कांग्रेस ने संसद में उठाए थे सवाल। जीएसटी 2 को लेकर भी कांग्रेस कर रही कटाक्ष। उपभोक्ता के हित में है जीएसटी। जीएसटी की संशोधित दरों से प्रदेश की आर्थिकी को मिलेगी मजबूती। जीएसटी की तो कांग्रेस हमेशा विरोधी रही है। जीएसटी जब प्रारंभ हुआ तब भी इनके द्वारा विरोध किया गया, सदन के अंदर विरोध किया गया। वो ठीक है कि बाद में सर्वसम्मत का प्रयास किया, नहीं को राज्य ने समर्थन किया। अब जीएसटी 2 जो आया है ये उपभोक्ता के हित में है और भारतीय जनता पार्टी ने जीएसटी 2 के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करने के लिए हम लोग प्रत्येक व्यापारी तक जा रहे हैं, उपभोक्ता तक जा रहे हैं और प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त कर रहे हैं।
कांग्रेस प्रदेश महामंत्री गोदावरी थापले के नेतृत्व में अब जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को 8 सूत्रीय ज्ञापन प्रेषित किया गया है। ज्ञापन में मांग की गई है कि मसूरी देहरादून मार्ग के साथ ही सभी संपर्क मार्ग जो कि आपदा के तहत क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिलाधिकारी की निगरानी में इसका शीघ्र मरम्मत कराई जाए। वहीं होटल व्यवसायी, रिक्शा, बोझ श्रमिकों के साथ ही पर्यटन से जुड़े लोगों को आर्थिक सहायता दी जाए। शहीद स्थल पर कांग्रेस पार्टी की ओर से 120 रिक्शा श्रमिकों को राशन वितरण किया गया। इस मौके पर प्रदेश महामंत्री गोदावरी थापले ने कहा कि मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि मसूरी विधानसभा को विशेष पैकेज दिया जाए। इस मौके पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि आपदा से मसूरी का हर व्यक्ति प्रभावित हुआ है और उनके द्वारा एक छोटी सी सहायता दी गई है। इसके मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया है जिसमें मांग की गई है कि मसूरी में आपदा प्रभावित क्षेत्रों के निर्माण कार्य को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति बनाकर किया जाए ताकि गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के साथ ही कार्य को शीघ्र पूरा किया जा सके। तो हमारी मांग है कि पहली मांग हमारी ये है कि हमारे मसूरी विधानसभा को विशेष पैकेज में अच्छा पैकेज दिया जाए ताकि उन लोगों को राहत मिल सके। और दूसरा गोलोगी पावर हाउस का जो गोलोगी पावर का जो रोड है वो 2021 से वो उसका जो प्लांट बना हुआ था उसको वो चालू हो रखा है। अभी तक इतने दिन हो गए, अभी तक राहत पैकेज बिल्कुल नहीं मिला है। हमारे मसूरी विधानसभा में बिल्कुल नहीं मिला है और हम लोग ऐसे जगह सर्वप्रथम एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को 8 सूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ पर ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में हमने मुख्य तौर पर मसूरी विधानसभा जो है हमारी पूरी आपदा से इस समय ग्रसित है, हमने मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि मसूरी विधानसभा को पूरा एक आर्थिक पैकेज अलग से दे जिससे यहाँ के जो हालात हैं वो अतिशीघ्र यहाँ पर निपट सके। और हमने ये भी अनुरोध किया है माननीय मुख्यमंत्री जी से जितना भी आपदा का कार्य यहाँ पर हो उसके लिए एक समिति गठित हो और जिसका अध्यक्ष जिलाधिकारी को बनाया जाए, जिनकी देखरेख में ये संपूर्ण जो निर्माण कार्य होने हैं, जितने भी आपदा से ग्रसित क्षेत्र में जो भी वहाँ पे कार्य होने हैं वो उनकी देखरेख में हो, जिससे एक तो गुणवत्ता उनकी देखी जाएगी और दूसरा जब समिति जो लगातार उस पर निगरानी रखेगी तो काम भी अतिशीघ्र होगा। और दूसरा आज हमने यहाँ पर जो मसूरी जो शहर है वो पूरा पर्यटन से जुड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर रिक्शा चालक भी हैं, हमारे बोझा श्रमिक भी है, पटरी व्यापारी भी है, होटल एसोसिएशन भी है, आपका व्यापार संघ भी है, आपका टैक्सी वाले भी हैं। तो कहीं ना कहीं सब इस समय आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे हैं और उस आर्थिक परेशानी को थोड़ा सा कम करने के लिए, क्योंकि ना हम सत्ता में है ना सरकार में है, हम अपने संसाधनों से आज हमने जो और एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। कभी पानी की कमी से सूखते उत्तराखंड के इन खेतों में अब लहलहा रही हैं फसलें। राज्य में सिंचाई की आधुनिक तकनीकी ने खोल दिए हैं किसानों की तरक्की के द्वार। इन सीढ़ीदार खेतों में प्राकृतिक स्रोतों के जरिए पानी पहुंचाना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन उत्तराखंड सरकार की पहल से सोलर पंप लिफ्ट सिंचाई योजना निर्माण के जरिए पानी को खेतों तक पहुंचाना हो गया है बेहद आसान। लघु सिंचाई परियोजना के तहत सिंचाई के लिए बने सोलर वाटर लिफ्टिंग सिस्टम व अलग अलग तकनीकी से बनाए गए पानी के टैंकों ने पहाड़ की खेती किसानी को दिए हैं नए आयाम। सिंचाई होने से किसान बंजर पड़े खेतों पर नकदी फसलें उगाकर कर रहे हैं लाखों की कमाई। सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपिंग सिस्टम से किसानों के बिजली पर निर्भरता भी हो गई है खत्म। सरकार का किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प हो रहा है पूरा। हमारे गांव में सोलर लिफ्टिंग पंपिंग योजना शुरू की गई, जहां पर हमारे समस्त गांववासी पुरानी खेती झंगोरा मंडवा और गेहूं मक्की उस पे निर्भर थे। आज इस सोलर पंप लगने से पूरे गांव में सिंचाई पर्याप्त रूप से हुई और हमने यहां पर नकदी फसलों का कार्य शुरू किया, जहां पर हमने शिमला मिर्च, बीन्स और टमाटर लगाने शुरू करे। जिन खेतों पे कुछ नहीं होता था आज वहां पर नकदी फसलें बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छा दाम कमाया, पूरे गांव वालों को बहुत बड़ा फायदा मिला। अब तक सोलर पंप सिस्टम के तहत राज्य भर में 497 जियो और आरसीसी टैंकों का किया गया है निर्माण।
स्थानीय संसाधनों के सतत प्रबंधन से उत्पादकता और ग्रामीण समुदाय की आय में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। सौर ऊर्जा से समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश। स्वच्छता ही सेवा है 2025 पखवाड़ा। स्वच्छता है तो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य है तो समृद्धि है। नगर निगम देहरादून की शहरवासियों से अपील, कृपया घर का गीला, सूखा व घरेलू संकटमय कूड़ा पृथक पृथक कर नगर निगम के कूड़ा वाहन में ही दे। सफाई से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए आप नगर निगम के टोल फ्री नंबर 1800180457 पर कॉल कर सकते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करें। भवन निर्माण अपशिष्ट आदि को सड़कों और गलियों में न डालें। निवेदक सौरभ थपलियाल, महापौर नगर निगम देहरादून एवं नमामि बंसल IAS मुख्य नगर आयुक्त देहरादून। उत्तराखंड, जहां हर सुबह शुरू होती है योग से। राज्य को योग व वेलनेस की वैश्विक राजधानी बनाने के लिए उत्तराखंड कैबिनेट ने देश की पहली योग नीति 2025 को दे दी है मंजूरी। 2030 तक के लिए मंजूर योग नीति के तहत राज्य सरकार उत्तराखंड में 5 नए योग हब स्थापित करेगी, जिसमें जागेश्वर, मुक्तेश्वर, व्यास घाटी, टिहरी और कोलीढेक झील क्षेत्र को योग हब के तौर पर विकसित करने का लिया है निर्णय। पर्वतीय क्षेत्रों में योग और वेलनेस केंद्र में निवेश पर 50% सब्सिडी दी जाएगी, जबकि मैदानी क्षेत्रों में 25% तक मिलेगी सब्सिडी। राज्य में खोले जाने वाले योग व ध्यान केंद्रों का किया जाएगा पंजीकरण। राज्य के 300 से अधिक आयुष, हेल्थ एवं वेलनेस केंद्रों में शुरू किया जाएगा योग। राज्य में योग व प्राकृतिक चिकित्सा निदेशालय का किया जाएगा निर्माण। योग नीति के तहत राज्य में करीब 13,000 से अधिक रोजगार होंगे सृजित। इसके अलावा 2,500 से अधिक योग शिक्षकों के लिए योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड से होंगे प्रमाणित। इससे 10,000 से अधिक योग अनुदेशकों को होम स्टे, होटल आदि में रोजगार मिलने के बढ़ गए हैं अवसर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का हार्दिक अभिनंदन, जिन्होंने योग नीति लागू करके बेरोजगार योग प्रशिक्षकों को एक अवसर प्रदान किया है, जिससे कि योग और वेलनेस केंद्र खोलने पर सब्सिडी मिलेगी। सरकार की योग नीति से हम सभी को फायदा हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदृष्टि से वैश्विक संवाद का केंद्र बन रहा है उत्तराखंड। यहाँ योग सिर्फ अभ्यास नहीं, एक जीवन है। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों पे आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अपराध मुक्त उत्तराखंड अभियान को लेकर अब पुलिस सख्त नजर आ रही है। जी हां, काशीपुर उपद्रव को लेकर एसएसपी मणिकांत मिश्रा एक्शन मोड पर हैं। एसएसपी मणिकांत मिश्रा की त्वरित कार्रवाई, पुलिस पर हमले और सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त करने के मामले में एफआईआर दर्ज। मास्टरमाइंड नदीम अख्तर समेत 7 उपद्रवी गिरफ्तार, 10 अन्य हिरासत में। सीसीटीवी और मोबाइल फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान कर कार्रवाई जारी। उपद्रवियों की पहचान कर जारी है गिरफ्तारी अभियान। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की तैनात की गई। एसएसपी ने कहा तो वहीं उपद्रवियों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। उपद्रवियों के खिलाफ अमल में लाई जाएगी सख्त कानूनी कार्रवाई। कानून व्यवस्था को किसी भी स्थिति में नहीं किया जाएगा बाधित। एसएसपी मणिकांत मिश्रा की लोगों से अपील, शांति व्यवस्था बनाए रखें, अफवाहों से दूर रहें, पुलिस प्रशासन का करे सहयोग। दिनांक 21 सितंबर की रात्रि को काशीपुर में बिना अनुमति एक जुलूस निकाला गया, जिसमें करीब 400 लोग शामिल थे, जिससे यातायात की और कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने लगी। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए और कानून का पालन कराने के लिए निर्देश दिए, लेकिन भीड़ ने पुलिस पर हमला किया और सरकारी वाहन को क्षतिग्रस्त किया। पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया और घटना के मास्टरमाइंड नदीम अख्तर और 7 अन्य उपद्रवियों को गिरफ्तार किया तथा 10 अन्य को भी हिरासत में लिया है, जिनसे गहन पूछताछ की जा रही है।
नदीम से पूछताछ की जा रही है कि ऐसी धार्मिक उन्माद फैलाने और कानून व्यवस्था खराब करने वाले के पीछे और कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं। जिले के प्रशासनिक अधिकारी, नगर निगम और बिजली विभाग की टीमें भी मौके पर सक्रिय हैं ताकि क्षेत्र में अवैध गतिविधियों को रोका जा सके और शांति बनाई जा सके। मैं जनता से अपील करता हूं कि वो शांति बनाए रखें, अफवाहों से दूर रहें और पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। कानून व्यवस्था किसी भी कीमत पर बाधित नहीं होने दिया जाएगा और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और डीएम टेहरी नितिका खंडेलवाल ने जिला कलेक्ट्रेट में नशा मुक्ति को लेकर एनसीगो आरटी की बैठक की। डीएम ने सभी संबंधित विभागों से नशा मुक्ति को लेकर की जा रही गतिविधियों की जानकारी लेते हुए रिसोर्ट और होम स्टे पर चेकिंग करने और छापे बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। साथ ही जनपद के सभी सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों और सार्वजनिक स्थलों आदि के माध्यम से नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस का व्यापक प्रचार प्रसार करने को कहा। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि विद्यालयों के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की तंबाकू की दुकान न हो। अपर पुलिस अधीक्षक जेआर जोशी ने पूर्व में किए गए चेकिंग अभियानों की जानकारी दी। कृषि और भूमि संरक्षण अधिकारी पवन काला ने संयुक्त निरीक्षण में अफीम और भांग की खेती नष्ट करने की जानकारी दी। इसके साथ ही ड्रग इंस्पेक्टर रासीपी नेगी ने बताया कि पुलिस और राजस्व विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण के दौरान तपोवन और ढालवाला क्षेत्र की 33 दुकानों की जांच की गई है, जिनमें से 4 दुकानों पर क्रय विक्रय रोकने के नोटिस जारी किए गए हैं। आगे बढ़ेंगे। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल के आदेश के अनुसार ज्वालापुर पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों की गरिमा भंग करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है। इस क्रम में ज्वालापुर पुलिस ने नवरात्रि के त्यौहार पर सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर हुड़दंग करने वाले 21 व्यक्तियों को सबक सिखाया है। ज्वालापुर पुलिस ने प्रभारी निरीक्षक कुंदन सिंह राणा के नेतृत्व में नवरात्रि के मद्देनजर अभियान चलाकर ज्वालापुर क्षेत्र में मोहल्ला, कड़च, रेलवे रोड, नहर पटरी आदि सार्वजनिक स्थानों पर छापेमारी कर शराब पीकर हुड़दंग कर समाज का माहौल खराब करने के लिए वाले 21 व्यक्तियों को पकड़ा है, जिनके खिलाफ पुलिस एक्ट में चालान की कार्रवाई की गई है। पुलिस की कार्रवाई के बाद सभी हुड़दंगी मुंह छुपाते नजर आए। सभी हुड़दंगियों ने माफी मांगते हुए भविष्य में ऐसा न करने की बात कही है। पुलिस टीम का कहना है कि हरिद्वार जनपद में अराजकता फैलाने वालों पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। और लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के समाज सेवी और प्रॉपर्टी डीलर महेश जोशी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से लोगों में आक्रोश है। साथ ही जमकर नारेबाजी करते हुए पटवारी की गिरफ्तारी की मांग की गई है। इस बीच घटना की गंभीरता को देखते हुए आसपास के थानों से बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया और आक्रोशित लोग पुलिस अधिकारी, विधायक और मजिस्ट्रेट कहने पर भी नहीं उठे। उन्होंने आरोपी पटवारी के खिलाफ कार्रवाई के बाद ही प्रदर्शन खत्म करने की बात कही। ग्रामीणों के दबाव के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर पटवारी को रामनगर पुलिस की ओर से गिरफ्तार किया। ग्रामीणों को वीडियो कॉल के माध्यम से ये दिखाया गया कि जिसके बाद आक्रोशित लोग धरनास्थल से उठे और शव का अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हुए। आपको बता दें, महेश जोशी की जेब में एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उन्होंने अपनी मौत का जिम्मेदार लाल कुआं की पटवारी को बताया है। सूचना प्राप्त हुई है कि एक व्यक्ति द्वारा जहर का सेवन किया गया, जिसके उपरांत उसकी बरेली में मृत्यु हो गई और उस व्यक्ति के पास एक सुसाइड नोट मिला है। तो इस पे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके द्वारा हमें एक तहरीर दी गई है, जिस पे तत्काल हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इस पे त्वरित अग्रिम कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। देखिए, इसमें अभी जो भी तहरीर आई है उसमें सुसंगत धाराओं में हम मुकदमा लिखेंगे और जांच करके उसमें बिल्कुल एकदम एक्शन लिया जाएगा। प्रशासन से भी बात हुई है और इनके द्वारा एसडीएम साहब को संबोधित करते हुए भी एक पत्र दिया गया है, उनके द्वारा भी इसमें कार्रवाई की जा रही है। जो भी विवेचना होगी उसमें जो भी आगे कोई भी अगर प्रकाश में भी आता है या कुछ भी रहता है तो उसमें भी कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। और आगे बढ़ेंगे, जहां ऋषिकेश में सीलिंग की एक बड़ी कार्रवाई की गई है। जी हां, एसडीएम के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। एसडीएम मेहरा के आदेश पर सीलिंग की कार्रवाई हुई है। गली नंबर 9 निर्मल बाग ऋषिकेश में भानु रावत के अवैध बहुमंजिला निर्माण को सील किया। सहायक अभियंता शशांक के नेतृत्व में अवर अभियंता मनीष डिमरे, सुपरवाइजर वीरेंद्र खंडूरी ने पुलिस की उपस्थिति में सीलिंग की कार्रवाई की है। एसडीएम योगेश मेहरा के अवैध निर्माणकर्ताओं को कड़ी चेतावनी। अवैध निर्माणकर्ता आए बाज में, नहीं तो कार्रवाई के लिए रहे तैयार। किसी भी निर्माण से पहले एमडीडीए से मानचित्र कराए स्वीकृत। वीसी तिवारी ने कहा, बिना अनुमति के हो रहे निर्माणों पर होगी कठोर कार्रवाई। सचिव बनिया ने कहा, अवैध निर्माणों के खिलाफ प्राधिकरण की कार्रवाई जारी रहेगी।
आगे बढ़ेंगे। पर्यटन नगरी मसूरी में इन दिनों आवारा कुत्तों और बंदरों के आतंक से शहरवासी दहशत में हैं। रात के समय झुंड में कुत्ते लोगों पर हमला कर रहे हैं और संबंधित विभाग अभी तक खामोश बैठे हैं, जिससे शहरवासियों में नाराजगी भी देखी जा रही है। बीते दिनों कुत्तों ने एक बालिका पर हमला कर दिया था, जिससे वे घायल हो गई। इसके अलावा शहर के विभिन्न स्थानों पर आवारा कुत्ते और बंदर लोगों के लिए आतंक का पर्याय बन चुके हैं। सबसे अधिक परेशानी स्कूल जाने वाले छात्र छात्राओं को होती है और कई बार बंदर और कुत्ते उन पर हमला कर देते हैं, जिससे अभिभावक भी दहशत में हैं। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी तनवीर सिंह मरवाह ने बताया है कि मसूरी वन विभाग के साथ नगर पालिका बंदरों को पकड़ने का काम कर रही है और अब तक लगभग 65 बंदरों को पकड़ लिया गया है। वहीं शहर में आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर हाउस को भी दुरुस्त किया जा रहा है। इस समय आपदा के कारण ये कार्य नहीं हो पा रहे, लेकिन जैसे ही मौसम ठीक होता है तो इस संबंध में कार्य किया जाएगा। तो ज्यादा ही हो रहा है, बहुत ज्यादा। और अब परसों मतलब कुछ दिन पहले की बात है, ज्यादा दिन नहीं, पर मेरी बिटिया पे भी कुत्तों ने अटैक किया। अब मैं नहीं होता तो काट ही देते। शाम को जा रहे हैं अगर रात को 10 साढ़े 10 बजे, तो आपका लंडौर में जाना ही मुश्किल हो जा रहा है। घंटाघर से गुरुद्वारा तक तो कम से कम नहीं भी तो 40-50 कुत्ते हो ही रखे हैं। अब इनकी आबादी बढ़ी रही है, खतरा भी है ही। मैं ये नहीं कह रहा कि अब इनको पकड़ के कहीं मार दो या कुछ कर दो, बट थोड़ा कुछ इन पे कर्व करना चाहिए। जो लेडीज है उन पे अटैक ना हो, छोटे बच्चे हैं उन पे अटैक ना हो। अभी कुछ दिन पहले हमने सुना था कि आपके इधर सिविल साइड भी किसी बिटिया को काटा है, तो देखो क्या कहा जाए। जानवर है आपका, आवारा पशु है, इनका डर का माहौल तो हो ही गया। हम ही नहीं है, कई लोग हैं जो रात में जैसे जाते हैं, अगर सिंगल जा रहे हैं तो सुबह मॉर्निंग वॉक वाले के लिए डर है। अराउंड 54-55 जो यहाँ से बंदर है उनको उठवाया था और फॉरेस्ट विभाग के माध्यम से सत्यापन करा करके हमने मोतीचूर के जंगलों में उनको भिजवाया है। और डॉग्स के लिए जो है हमने एबीसी सेंटर, क्योंकि हमारे यहाँ पे फंक्शनिंग नहीं है, तो जो एनजीओ देहरादून में कर रहे हैं हमने उनको उनके पास हमने उनके साथ एग्रीमेंट किया है। बट ये हमने स्टार्ट किया था 5 सितंबर से। अब उसके बाद से फिर यहाँ पे बारिश और काफी टाइम से पिछले 3-4 महीने से बारिश है, तो जिस कारण वो अभी हो नहीं पा रहा है। अभी जैसे ही मौसम साफ होगा तभी वो एनजीओ यहाँ से डॉग्स को उठाकर एबीसी सेंटर्स वगैरह लेके जाए। हमने उसके पहले वहाँ पे कूड़े की व्यवस्था, वहाँ पे कूड़ा काफी जमा हो रखा था क्योंकि वो हमारे कूड़े के प्लांट नहीं है, उसको हम हटवा देंगे। और उसको पहले भी हटाया था, उसके बाद उसको दोबारा से देखते हैं उसको क्या हमें उसको ठीक करना है या हमें दूसरी जगह एबीसी सेंटर बनाना है। इस बारे में हमें बोर्ड में ही चर्चा करनी पड़ेगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मसूरी से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, देखिए अभी हमने हाल फिलहाल के दिनों में भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले पर तल्खी दिखाई थी। अभी फिलहाल कुत्तों और बंदरों के आतंक को लेकर नगर पालिका का क्या कहना है? बिल्कुल, हमारी नगर पालिका से बात भी हुई थी, अध्यक्ष से भी बात हुई थी और अधिकारियों से बात हुई थी। उनका कहना है कि शेल्टर हाउस जो हमारा कुत्ते हैं जो उनके लिए शेल्टर हाउस की व्यवस्था की गई थी, लेकिन वो भी जर्जर हालत में है, उसका रख रखाव भी नहीं किया गया है। और उन्होंने कहा है कि इसमें जो है कार्रवाई की जाएगी। वही बात की जाए बंदरों की, तो बंदरों का भी काफी आतंक इस समय शहर में देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बंदरों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि नगर पालिका द्वारा कुछ बंदरों को पकड़कर जो है मोतीचूर के बंदरों में भेजा गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ बंदर मौजूद है और लगातार लोगों के ऊपर हमला भी करते हैं। कई जगह देखा गया है कि जो छोटे बच्चे हैं उन पर भी हमला कर देते हैं। और वहीं जो बात की जाए जो कुत्ते हैं तो रात के समय काफी खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि झुंड में कम से कम 25-30 कुत्ते एक साथ ही बैठे रहते हैं और झुंड में अगर कोई आदमी वहां से गुजरता है तो उस पर हमला कर देते हैं। तो इसमें जो है स्थानीय लोगों को इसको लेकर भी काफी डर का माहौल भी है। जिस तरीके से जो चौक चौराहों पर जो कुत्तों की जो जगह लगातार भीड़ जमा रहती है, अभी तक इस पर जो है कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वही बताया जा रहा है कि आपदा के तहत या बारिश के तहत इसमें भी कोई काम नहीं किया जा सकता है, लेकिन आगे भविष्य में जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इनको लेकर जो है कार्रवाई की जाएगी। और जो है इनको जो शेल्टर होम है, शेल्टर हाउस जो बनाया गया है, उस पर इनको ले जाया जाएगा और वहां पर इनका जो है रख रखाव किया जाएगा। साथ ही इनकी नसबंदी की बात की गई है, इनकी नसबंदी की जाएगी। हालांकि कुछ जो है जो जानवरों के जो प्रेमी है वो जो है वो कई जगह जो है वो इसमें बाधा उत्पन्न करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नगर पालिका कह रही है कि इसमें जो है काम किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए एक बालिका को जिस तरह से कुत्तों ने घायल कर दिया, अब तक आखिर नगर पालिका इतनी ढिलाई जो है रवैया क्यों कर रहे हैं और आखिर किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं ये? जी बिल्कुल, जो इस समय क्षेत्र में जो दहशत का माहौल है, नगर पालिका को इसमें शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि
कहीं ना कहीं लोगों में जो डर का माहौल व्याप्त है और नगर पालिका की भी थोड़ा सा जो है उदासीनता ही इसको कहा जा सकता है कि जिस तरीके से क्षेत्र में आतंक व्याप्त है और अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा उदासीनता भी है कि इस तरीके से जो है लोगों में डर है, डर का माहौल है। रात के समय ज्यादा खतरनाक हो जाती है ये चीजें, तो इसको लेकर नगर पालिका को जरूर काम करना चाहिए। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखें धर्मेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।